हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS हिस्ट्री कोड 315 चैप्टर 5 क्लास 12th, जिसका नाम है जनपद से साम्राज्य की ओर। फर्स्ट पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। यहाँ तक हमने पहले पढ़ लिया था मगध का उद्भव तक। इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। मगध के उत्थान में भौगोलिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका। मगध के उत्थान में क्या भौगोलिक तत्व थे, उनकी क्या भूमिका थी। तो मगध उत्तर भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपर एवं निचले भागों के मध्य अति सुरक्षित स्थान पर था। मगध कहाँ पर था? उत्तर भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपरी एवं निचले भागों के मध्य अति सुरक्षित स्थान था। 5 पहाड़ियों के मध्य एक दुर्गम स्थान पर स्थित होने के कारण वहां तक शत्रुओं का पहुंचना प्राय असंभव था। तो 5 पहाड़ियों के बीच में था, दुर्गम स्थान थे, यानी कि ऐसे स्थान जहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, मतलब खराब रास्ते थे, इसलिए शत्रुओं का पहुंचना मगध में असंभव था। मगध साम्राज्य की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी, अतः आर्थिक दृष्टि से मगध संपन्न राज्य था, यानी कि मगध एक अच्छा खासा आर्थिक स्थिति में था, उसकी अच्छी स्थिति थी। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हाथियों के बाहुल्य ने भी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हाथियों के बाहुल्य ने भी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी कि हाथी जो थे वो वहाँ पर बड़ी मात्रा में थे मगध में। मगध साम्राज्य में लोहा बहुतायत और सरलता से मिलता था। मगध साम्राज्य में आसानी से लोहा मिल जाता था और बड़ी मात्रा में लोहा मिलता था। मगध की शक्ति का यह महत्वपूर्ण स्रोत था। क्या महत्वपूर्ण स्रोत था? लोहे का होना, वो भी बड़ी मात्रा में और आसानी से मिल जाना। मगध का क्षेत्र लौह उत्पाद का केंद्र था, और जो मगध का क्षेत्र था वो लौह उत्पादन करता था, लोहे का उत्पादन किया करता था मगध। लोहे का उपयोग मजबूत युद्ध शस्त्रों एवं कृषि उपकरणों दोनों में उपयोगी था। लोहे का उपयोग अब युद्ध के शस्त्रों यानी कि हथियारों में भी यूज होता था और कृषि उपकरण में भी यूज होता था, जैसे कि हल के द्वारा खेती करना। जंगल साफ करके खेती के लिए भूमि निकाली जा सकती थी और उपज बढ़ाई जा सकती थी। जंगल को साफ कर करके वहाँ पर क्या करी जा सकती थी? खेती की जा सकती थी और उपज भी वहाँ की बढ़ाई जा सकती थी। वहाँ का प्रोडक्शन कहाँ का? मगध का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अजात शत्रु द्वारा लड़े गए युद्ध। अजात शत्रु बहुत ही आक्रामक व्यक्ति था और सबसे पहले उसकी लड़ाई उसके मामा प्रसेनजीत से हुई, जो बिंबिसार के साथ दुर्व्यवहार की वजह से नाराज था। तो अजातशत्रु की लड़ाई किससे हुई? सबसे पहले प्रसेनजीत, जो कि उसका मामा था, जो कि क्यों उससे नाराज था? बिंबिसार के दुर्व्यवहार के वजह से। उसने अजातशत्रु से उसकी माँ के दहेज में मिले काशी प्रदेश को वापस लौटाने का आग्रह किया। उसने अजातशत्रु से बोला, उसकी माँ के दहेज में मिले जो काशी प्रदेश को वापस लौटाने का आग्रह किया। उसके मामा ने बोला जो दहेज में मिला था अजातशत्रु की माँ को काशी प्रदेश, उसको वापस लौटा दे। किसने बोला? प्रसेनजीत ने। अजातशत्रु ने इनकार कर दिया और एक घमासान लड़ाई के बाद ही प्रसेनजीत मगध सहित काशी छोड़ने के लिए सहमत हुआ। ठीक है, तो अजातशत्रु के मामा थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने बोला अजातशत्रु से कि जो दहेज में दिया था उसकी माँ को काशी प्रदेश, वो वापस लौटा दे। तो अजातशत्रु ने अपने मामा प्रसेनजीत को मना कर दिया कि वो नहीं लौटाएगा काशी प्रदेश, और लड़ाई छेड़ दी प्रसेनजीत से, जिसके कारण प्रसेनजीत काशी को छोड़ने के लिए सहमत हो गया। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इसी प्रकार अजातशत्रु ने
वैशाली के शासक अपने नाना चेतक के साथ भी युद्ध किया। फिर अजातशत्रु ने अपने नाना के साथ भी युद्ध करा जो कि वैशाली के शासक थे। इन सबको आपको पॉइंट में लिख लेना है। और 16 वर्ष तक चली लंबी लड़ाई लड़ने के बाद यह वैशाली की ताकत को तोड़ने में कामयाब हो सका। जब 16 वर्ष से लड़ाइयाँ चल रही थी तो उसने वैशाली की ताकत तोड़ दी, यानी कि राजा अपने नाना चेतक की ताकत को तोड़ डाला। और इसके साथ ही उसने काशी को तो अपने पास रखा ही, वैशाली को भी मगध में शामिल कर लिया। तो उसके साथ साथ उसने काशी को तो अपने पास रख ही लिया था और वैशाली को भी मगध में शामिल कर लिया। काशी को भी रख लिया अपने पास किसने? अजातशत्रु ने। और वैशाली को भी अपने पास रख लिया अजातशत्रु ने। ठीक है, तो यहाँ आपने 2 स्टोरी पढ़ी है, अजातशत्रु और प्रसेनजीत की, जो कि उसका मामा था, जिसने जब प्रसेनजीत ने बोला अजातशत्रु से कि जो हमने दहेज में दिया है माँ अपनी, जो दिया गया था उसकी माँ को काशी प्रदेश, वो वापस लौटा दे, तो अजातशत्रु ने प्रसेनजीत पर से लड़ाई करी। तब प्रसेनजीत काशी छोड़ने को तैयार हुआ। दूसरी स्टोरी आपने पढ़ी कि अजातशत्रु ने अपने नाना चेतक के विरोधी युद्ध छेड़ दिया और 16 वर्ष तक लड़ाई लंबी चली उनकी। बाद में वो भी वैशाली की ताकत को तोड़ दिया उसने, अजातशत्रु ने। तो अपने पास काशी भी रख लिया फिर अजातशत्रु ने, और वैशाली भी, और उसको मगध में जोड़ लिया। कई बार क्वेश्चन आता है महापद्नंद कौन थे? तो महापद्नंद नंद राजवंश का सबसे प्रमुख शासक था। आपको याद रखना है महापद्नंद कौन थे? नंद राजवंश का सबसे प्रमुख शासक। एक टॉपिक आता है मौर्यकालीन इतिहास लिखने के लिए कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं। फर्स्ट है साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, कल्हण की राजतरंगिणी इत्यादि मौर्य राजवंश के विषय में पूर्ण जानकारी देते हैं। तो मौर्य समाज के बारे में पहला स्रोत क्या है जो मौर्य के बारे में बताते हैं? साहित्य है पहला, दूसरा है शिलालेख, तीसरा विदेशियों के विवरण। शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? शिलालेख साक्ष्य मौर्य इतिहास को जानने के अत्यंत प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत है। तो शिलालेख क्या देते हैं? ऐसे स्रोत का प्रदान करवाते हैं जो विश्वास योग्य होते हैं। विदेशियों के विवरण, कुछ विदेशियों ने भी मौर्य समाज के बारे में, इतिहास के बारे में बताया। विदेशी स्रोतों में यूनानियों का विवरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विदेशी स्रोतों में यूनानी जो है उनका विवरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है, यानी कि विदेशियों ने सबसे ज़्यादा लिखा यूनानियों के बारे में। तो मौर्यकालीन इतिहास को लिखने में मेन स्रोत कौन से? साहित्य, शिलालेख, विदेशियों के विवरण। कई बार क्वेश्चन ये आते हैं अशोक के अधिकांश शिलालेख पाली में और ब्राह्मी लिपि में है, यह आपको याद रखना है। अशोक के अधिकांश शिलालेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी हैं। ठीक है, ये कुछ मेन 1 मार्क के पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडिका ग्रीक लेखक मैगस्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। इंडिका किसने लिखी? मैगस्थनीज ने, जो कि मौर्यकालीन भारत का लेख है। यह मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई, परंतु उसके कुछ भाग परवर्ती लेखकों के ग्रंथों के से प्राप्त हुए। ये मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई, बल्कि परवर्ती लेखकों के ग्रंथों से इसको निकाला गया इंडिका को। मौर्य वंश का अंतिम राजा वृद्धर्थ था, जिसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। ये भी आपको याद रखना है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा वृद्धर्थ था, जिसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना करी। तो पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धर्थ को मारा और शुंग वंश की स्थापना कर दी। एग्जाम में आता है शुंग वंश की स्थापना किसने करी, तो आपको लिखना है पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट टॉपिक है अशोक का धम्म। अनेक विद्वान अशोक के धम्म का अर्थ बौद्ध धर्म से लगाते हैं, परंतु शिलालेखों से स्पष्ट है कि उसका अर्थ जीवन के सर्वमान्य नैतिक सिद्धांतों और व्यवहार से था। अशोक अपने दूसरे तरह 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या इस प्रकार करता है। ठीक है, तो अशोक का धम्म क्या बताता है?
धम्म का अर्थ है बौद्ध धर्म से लगाते हैं। किस धर्म से लगाते हैं? बौद्ध धर्म से। परंतु शिलालेखों से स्पष्ट है कि उसका जीवन सामान्य नैतिक सिद्धांतों और व्यवहार से था। अशोक अपने दूसरे 7वें स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या इस प्रकार करता है। क्या लिखता है? धर्म है साधुता, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना। ठीक है, तो धर्म का मतलब क्या होता है? साधुता है धर्म का मतलब, अच्छे काम करना है, कल्याणकारी काम करना ही धर्म है। कौन बताता है? अशोक का धम्म। कोई पाप ना करना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा शुचिता करना ही अशोक का धम्म है। धर्म है प्राणियों का वध ना करना, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा ना करना, माता पिता बड़ों की आज्ञा मानना। तो धर्म का मतलब क्या है? प्राणियों का वध ना करना, किसी को जान से ना मारना, जीव हिंसा ना करना यानी कि जानवरों को ना मारना, माता पिता और बड़ों की आज्ञा मानना। फोर्थ है गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मण तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार करना ही धर्म है। तो अशोक के धर्म यानी कि अशोक का धर्म क्या बताता है कि गुरुजनों का प्रति आदर, मित्र का आदर, परिचितों का आदर, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों का आदर, इन सब के बारे में अशोक का धम्म में लिखा गया। फिर है नेक्स्ट अशोक के धम्म के सिद्धांत, शिक्षा एवं विशेषता। धम्म का मतलब धर्म से ही है। अशोक का धर्म के मूल तत्वों से युक्त है। अशोक ने वैदिक धर्म के मूल तत्वों को सदा याद रखा, जैसे दया, करुणा, क्षमा, दृष्टि, शौच इत्यादि। बौद्ध, जैन धर्म में भी यह मूल तत्व हैं। तो इन बातों का ध्यान रखा गया अशोक धर्म में, दया, करुणा, क्षमा, धैर्य, शौच इत्यादि में। अशोक के धर्म की नैतिकता और सदाचरण मूल आधार है कि नैतिकता होनी चाहिए, सदाचरण होना चाहिए। अशोक के धर्म से दूसरों के विचारों, विश्वासों, आस्था, नैतिकता और जीवन प्रणाली के प्रति सम्मान और सहिष्णुता रखने को विशेष रूप से कहा गया। अशोक के धम्म में किस विचारों के बारे में बोला? विश्वास, आस्था, नैतिकता, जीवन प्रणाली के बारे में सम्मान करने को बोला गया। अशोक ने के धम्म में अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी जीव को ना मारना, किसी जीव को ना सताना, साथ ही अपशब्द ना बोलना, किसी का बुरा ना चाहना और पशु पक्षी, मानव, वृक्ष आदि की रक्षा करना और इसके लिए कार्य करना ही अहिंसा है। तो ये सब है अशोक के धम्म के सिद्धांत भी है, शिक्षाएं भी हैं और विशेषताएं भी हैं। और क्या बताते हैं इसके बारे में? हितैषियों और मित्रों के प्रति सहायपूर्ण व्यवहार करना। अशोक के धम्म का एक सिद्धांत सेवक तरह श्रमिकों के साथ व्यवहार करना। अल्प व्यय यानी कि कम खर्च करना। अल्प संग्रह कम जोड़ना। निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, दुर्गुणों से दूर रहकर कम से कम पाप करना चाहिए। ये सब अशोक के धर्म की विशेषता सिद्धांत है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक मौर्य समाज के पतन के कारण। उसका पतन कैसे हो गया? अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीतियां, मौर्य वंश के प्रति ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। तो अशोक की जो ब्राह्मण विरोधी नीतियां थी और मौर्य वंश के प्रति ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी, उससे मौर्य समाज का पतन हो गया। उसका युद्ध विमुख होना और मौर्य सैन्य शक्ति का हाथ से होना। उसका युद्ध विमुख हो जाना, मौर्य शक्ति का खात्मा, मौर्य सैन्य का शक्ति का हाथ से हो जाना भी मौर्य समाज का पतन का कारण, यानी कि मौर्य सैन्य शक्ति खत्म हो रही थी। उसके समय में जिस प्रकार राज्य के व्यय में वृद्धि हुई, उसके राजकोषीय संकट उत्पन्न होना। उसके समय में क्या हुआ? राज्य का जो पैसा था खर्च होने लग गया, उसमें वृद्धि हो गई, जिससे राजकोषीय संकट यानी कि जो खजाना था वो खत्म होने लग गया। और साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य के सभी प्रदेशों में समान भाषा, रीति रिवाज एवं परंपरा का अभाव हो गया। अशोक के उत्तराधिकारियों में प्रशासनिक योग्यता की कमी होना, ये सब कारण थे। कि प्रशासनिक योग्यता का मतलब कि किस तरीके से शासन चलाया जाए, इसकी कमी देखी गई। इसकी वजह से मौर्य समाज खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक है हमारा मौर्यकालीन भारत में कला के विकास का वर्णन। अशोक ने साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्तूप निर्माण करवाया था, जैसे कि सांची का स्तूप देख सकते हो आप,
भोपाल के पास स्थित सांची का स्तूप आज भी मौर्य सम्राट के समय की कला सौंदर्य को दिखाता है। तो भोपाल के अंदर जो सांची का स्तूप है वो बताता है अशोक स्तंभ, अशोक ने जो बनवाया था, स्तूप निर्माण करवाया था। अशोक ने स्तंभों का भी निर्माण करवाया, जैसे कि सारनाथ के स्तंभ का मस्तक विशेष रूप से प्रशंसनीय है। ठीक है, तो जैसे कि सारनाथ का स्तंभ बनवाया। अशोक ने कई गुफाओं का भी निर्माण करवाया। गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है गोपिका है। तो सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? गोपिका। ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। और भी चैप्टर प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।